चलो तो ये है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा हो गया 4। लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर अपना 4 नहीं है 5 है। ठीक है, 4th हमने पढ़ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमने जो क्या पढ़ा था, सांद्रताएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सांद्रताएं। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़नी थी? स्काई स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, क्या पढ़नी थी? स्टाइक्योमेट्री। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टाइक्योमेट्री है, स्टाइक्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, दो क्या शब्दों से मिलकर बनी है। दो शब्द। तो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा क्या, स्टाइक्यो। ठीक है, स्टाइक्योन। स्टाइक्योन। ठीक है, स्टॉक्योन। और दूसरा शब्द है मेट्रोन। ठीक है, एक वर्ड हो गया क्या, स्टॉक्योन, और दूसरा हो जाएगा मेट्रोन। जिसमें स्टॉक्योन का अर्थ क्या है? स्टॉक्योन का अर्थ है तत्व। क्या है? तत्व। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, क्या है? तत्व। ठीक है, स्टॉक्योन मीन्स तत्व। और दूसरा वर्ड है हमारा क्या, मेट्रोन। मेट्रोन देख लेते हैं। दूसरा वर्ड क्या हो गया, मेट्रोन, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है मापना। जिसका अर्थ है क्या, मापना। ठीक है, देखो, तो जो अभिकारक है, अभिकारक का जो हमने अभी सांद्रताएं वगैरह निकाली थी ना, उसके पहले जो देखा था, क्या अभिकारक का उत्पाद से भार भार, भार आयतन, ये रहा भार भार, आयतन आयतन, और भार आयतन में जो तुलना करके जो गणनाएं की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? तो Zn की अभिक्रिया किससे करवाई? HCl से। तो क्या बना? ZnCl2 और H2O। यहाँ पर होगा क्या, कोई भी अभिक्रिया हमें क्या करनी पड़ती है? संतुलित करनी पड़ती है। संतुलित करनी होती है कोई भी अभिक्रिया। तो कोई भी अभिक्रिया संतुलित जो करते हैं, संतुलित करने में कुछ गुणांकों को लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसमें देखो, Zn HCl ZnCl2 और H2 की स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्रमशः कितने हैं? 1 2 1 1। तो Zn के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या, एक, इसके आगे 2 है तो 2 दिख ही रहा है, इसके आगे 1 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, तो इनके स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्या कहलाते हैं? ये वाले 1 2 1 1। और स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है ना, अभी हमको आगे पढ़ना है, आगे हम देख रहे हैं उसकी परिभाषा। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्री जो गुणांक होते हैं उनको रस समीकरण मितीय गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे हमने अभी जो अभिक्रिया देखी थी, तो उस अभिक्रिया में क्या हो रहा था? जिंक जो था हमारा, Zn, जिंक कितने 2HCl से क्रिया कर रहा था। ठीक है, 2HCl से क्रिया करके क्या बना रहा था? HCl। 2HCl से क्रिया करके उसने क्या बनाया था? ZnCl2 प्लस क्या बनाया, और ZnCl2 बन गया। अब ZnCl2 के बाद हमारा बचा क्या रह गया? सिर्फ हाइड्रोजन बचा रह गया ना। Zn और 2Cl तो जो गए, अब बचा क्या? सिर्फ H बचा, तो H2 हुआ। तो इसमें देखो, जो Zn और HCl आपको दिख रहा है, Zn और HCl, इसके आगे कुछ गुणांक लगे हुए हैं, इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 होगा ना। एक Zn है, यहाँ पर 2 HCl है, 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या, 2 HCl है। और यहाँ पर
क्या बना, एक ZnCl2 बना, एक H2 बना। तो ये क्या कहलाएंगे, यही हमारा 1,2,1,1, ये हमारे क्या है, रस समीकरण, रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या हुए, रस समीकरण मितीय गुणांक, गुणांक। तो जो रस समीकरण मितीय गुणांक हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। कौन से गुणांक, स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। ठीक है, तो जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है ये इंग्लिश वर्ड है, और जो रस समीकरण मितीय गुणांक है ये क्या, हिंदी में बोलते हैं। बुक में इंग्लिश में ही बोला है उनने। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब यदि हमें अभिक्रिया क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक जो है उसकी हमें क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक, लिख देते हैं इसको हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के गुणांकों को क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय गुणांक, या और क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहां पर हेडिंग डालना पहले कि स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, फिर आपको यह परिभाषा लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है, थोड़ा सा क्या समझ आ रहा है, सीमांत मतलब, संधि विच्छेद कर दो इसका, सीमा प्लस अंत क्या हुआ, सीमांत हो गया। अब देखो, सीमांत, सीमा प्लस अंत, सीमा मतलब क्या, बॉर्डर एकदम लास्ट, और वहां पर जाके अंत हो जाए। तो यहाँ देखो, जो अभिकारक किसी अभिक्रिया को, मतलब जहां अभिक्रिया हमारी अंत होती है, जिसके कारण होती है, वही सीमांत अभिकर्मक होता है। मतलब क्या, वह अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया में सबसे पहले समाप्त हो जाता है। अभिकर्मक मतलब क्या, अभिकारक, कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है, तो जो भी अभिकारक पहले समाप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। जैसे जो अभिक्रिया में, देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन देखें, जो अभिक्रिया में पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उसमें से जैसे दो चीजों को हमने मिलाया, ए और बी को मिलाया, ठीक है, ए प्लस बी, दो अभिकारक मिलाए, वो बना कुछ प्रोडक्ट सी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, एक ए अभिकर्मक हो गया, एक बी अभिकर्मक हो गया। अभिकर्मक मतलब अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक मतलब कि जो अभिक्रिया में पहले हम जिन चीजों को मिलाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो उत्पाद बना वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक जैसे हम मान लो एग्जांपल लें, तो मान लो आप क्या बना रहे हो, चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरत किस चीज की है आपको,
हमें जरूरत है किसकी? पानी की। H2O, पानी की जरूरत है कि नहीं है? और किसकी जरूरत है? शुगर, शक्कर। और किसकी जरूरत है? पत्ती। और कुछ? और बाकी जो कुछ डालना है। एक चीज रह गई है, दूध। ठीक है, तो ये चीजें, ठीक है, तो मान लो आपने क्या किया, इन सबको मिक्स करके क्या बना दी? चाय बना दी। अब इसमें देखो, मान लो आपने क्या किया, पहले 1 कप बनाई, फिर 2 कप बनाई, फिर 3 कप बनाई, ऐसे बना रहे थे आप। वो बनाते बनाते क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हुआ? कुछ भी खत्म कर दो, एक शक्कर को खत्म कर दो यदि पहले। तो यदि आप बना रहे थे, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ एक चीज खत्म हो गई, शक्कर। तो शक्कर खत्म हुई, जिसकी वजह से आपकी चाय आगे नहीं बन पाई, है कि नहीं? एक चीज जो खत्म हो गई पहले, उसके कारण आपका जो उत्पाद है चाय और आगे नहीं बन पाई। तो ये क्या कहलाएगा? शुगर, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो उत्पाद है आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, मतलब आगे और नहीं बन पाया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। तो सीमांत अभिकर्मक क्या है? अभिक्रिया में जिस अभिकारक का संपूर्ण उपयोग हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो गई। देखो, एक क्या है जो पहले समाप्त हो जा रहा है, पहले जो समाप्त हो जा रहा है मतलब क्या, उसका पूरा यूज हो गया ना, है कि नहीं है? शक्कर यहाँ पर जो हमारी खत्म हुई थी, मान लो आपने ये दूध ले लिया था आधा लीटर, मान लो 500 ml, पानी 1 लीटर लिया था, ठीक है, पत्ती 200 ग्राम हो गई, शुगर आपने 200 ग्राम ली थी, ठीक, और इसको 300 कर दो। अब देखो, यदि आपने सब कुछ मिला मिलू के आपने क्या बनाई? चाय बना दी। अब चाय आपकी जो बनी, एंड में क्या हुआ, आपकी सिर्फ शक्कर खत्म हो गई, 200 ग्राम ही ली थी आपने। तो ये संपूर्ण यूज हो गई कि नहीं हो गई? इसकी वजह से हमारा उत्पाद आगे बन भी नहीं पाया। मतलब क्या, ये शक्कर खत्म हो गई तो चाय भी नहीं बन पाई ना हमारी आगे। बाकी सब तो हमारे पास अवेलेबल था। तो यही है। तो अभिक्रिया में जिस अभिकारक का संपूर्ण उपयोग हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब लास्ट हमारा क्या है? मूलानुपाती सूत्र। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और यदि कुछ छूटा होगा तो उसको आगे देख लेंगे। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा? मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। सी, जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? ये उसकी परिभाषा रही, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न या विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब क्या, इसको हम अभी बताते हैं। जबकि जबकि ये क्या होगी आणविक सूत्र की परिभाषा? आणविक, गलत हो गया क्या? नहीं हुआ। आणविक सूत्र, आणविक सूत्र क्या है? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखें CH3COOH, ये होता है क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड ये होता है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ये जो सूत्र लिखा हुआ है,
ये क्या कहलाता है? ये तो है आणविक सूत्र। अब इसको मूलानुपाती सूत्र में बदलना है, तो इसको हम क्या लिखें? C, मतलब इनके सरल अनुपात क्या, मतलब जो चीज यदि डबल है, हट रही है, तो उसको हटा दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, C, टोटल C कितने हैं? 2 हैं, C2, आगे H 4 हो गए, O कितने हो गए? 2। तो ये वाला क्या है अभी? ये अभी आणविक सूत्र ही है। क्या है? आणविक सूत्र। ये आणविक सूत्र है। अब हम इसको किस में बदल रहे हैं? मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या? सरल अनुपात। सरल अनुपात का मतलब पता है? सरल अनुपात का मतलब ये है कि जैसे देखो, हमने यहाँ लिख दिया 4:2, तो इसमें देखो ये सरल अनुपात में है क्या? अभी नहीं। मतलब सरल अनुपात का क्या मतलब? जितना कट सके उसको काट दो, तो एकम दो, दो दो नहीं 4। तो इसका अनुपात कितना आ गया? 2:1। आया कि नहीं आया? तो ये जो 2:1 आया, ये सरल अनुपात है। सेम यहाँ पर देखो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ से आपको 2 कॉमन निकलता दिख रहा है। 2, 2 2 4, 2 एकम 2। तो क्या आया? C1H2O1। इसको और क्या लिख सकते हैं? CH2O। तो ये जो आया हमारा, ये क्या है? यही हमारा मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, ये क्या है हमारा? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख लेंगे? इसका लिख लेना CHO, और इसका लिख लेना CHO नहीं, C2HO। तो हम तो मिटा देते हैं। CH3COOH, यही आणविक सूत्र है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2H4O2। ठीक है, और इसी का ही हमने क्या लिख दिया ऊपर? मूलानुपाती सूत्र लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये इनकी परिभाषा हो गई दोनों की, ये लिख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से हम मूलानुपाती और आणविक सूत्र को समझते हैं। ठीक है, देखो आपको इसमें एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? तो इसमें देखो क्या है, एक यौगिक में 4.07% क्या है? हाइड्रोजन है। फिर 24.27% कार्बन है, और 71% क्या है? क्लोरीन है। तो इसका क्या, इनने मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है, मतलब पूरा जो अणु है, अणु का क्या है? मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र। इसमें अपन को तीन चीजें दिख रही हैं। तीन चीजें क्या क्या दिख रही हैं? एक तो हमें हाइड्रोजन दिख रहा है 4.07%, और क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है, और तीसरा क्लोरीन। देखो, तीन चीजें दिख रही। अब सिर्फ अंतर क्या आने वाला है? आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इन तीनों का यूज करके बनेगा। क्या बन सकता है? CH Cl, मतलब आगे पीछे ठीक है लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या आएगा? यहाँ कार्बन के कुछ अणु नंबर आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन पे पास कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। तो 3 नंबर हमको निकालने हैं कि फॉर्मूला बन जाए हमारा। ठीक है, ABC। तो हो सकता है CHCl3 बने, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म का होता है। क्लोरोफॉर्म में ये तीन चीजें दिखती हैं। आगे देखते हैं क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो जो जो चीज दी है उसको अलग लिख लेते हैं हम। तो क्या दिया है हमें? हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन का कितना परसेंट दिया है? 4.07%। परसेंटेज में दिया है तो ग्राम में बदल लो। 4.07 इसको हम ग्राम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि परसेंटेज मतलब क्या, 100 में से 4%। तो 100 में से हमने कितना ले लिया? 4 ग्राम ले लिया। फिर और क्या दिया है? हाइड्रोजन के बाद कार्बन दिया हुआ है। कार्बन को हम सी से लिखते हैं। ठीक है, कार्बन सी से लिखते हैं। कितने परसेंट दिया हुआ है हमको? 24.27%। इसको भी ग्राम में बदल लो। 24.27
7। ठीक है, ये भी ग्राम में हो गया। अब बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन Cl कितना दिया हुआ है, 71.65। ठीक है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 71.65 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, इन सब के अणुभार की और जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, एक ही होता है, अणुभार अणुभार अणुभार। ठीक है, अणुभार एम से डिनोट करते हैं, अणुभार। ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और जिसको पता नहीं है वो धीरे धीरे आगे जैसे चैप्टर पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसका होगा 1, तो ग्राम में लिख लेते हैं। इसका कार्बन, कार्बन का होता है 12। और आते हैं फिर क्लोरीन पे। क्लोरीन का होता है 17। 17 होता है परमाणु क्रमांक, उसका जस्ट डबल करेंगे तो 17 दूनी 34। और इसका होता है 35.5। ठीक है, 35.5 ग्राम। ठीक है, तो ये चीजें आपको सिर्फ मतलब जो चीज पता होनी चाहिए वो आपकी यही रही। क्या, अणुभार लिख दिया, गलत है ये, अणुभार नहीं परमाणु भार बोलेंगे इसको। ठीक है, परमाणु भार। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो करना क्या है, हमें अणुभार है, परमाणु भार हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, अब निकालना है हमें मोलों की संख्या। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, फिर कार्बन के कितने मोल हैं, फिर एन, लास्ट क्या बचा था हमारा, क्लोरीन के कितने मोल हैं। तो मोल की जो फॉर्मूला बोले तो मोल का फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया था, ऊपर आएगा क्या, भार, नीचे अणु भार। तो अब समझ आया कि हमें अणुभार क्यों पता होना चाहिए, मोल निकालने के लिए। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, अणुभार की जरूरत है। तो देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना दिया है, 4.07 ग्राम दिया हुआ है, और अणुभार 1 ग्राम। तो हमने ऊपर क्या लिखा, 4 पॉइंट कितना है, 07 ग्राम, 4.07 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। तो कितना आया इनका, 4.07 ही आ गया। नेक्स्ट कार्बन की बात करें, कार्बन कितना है, 24.27, 24.27 अपॉन में कार्बन का परमाणु भार कितना लिखवाया, 12 ग्राम। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 दूनी 24, फिर से 12 दूनी 24, कितना बचा फिर, 3 बचा, 26 27। ठीक है, 12 दूनी 24, 25 26 27, 3 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर से गया, 2.22 आया। आगे इस पे आते हैं, किस पे, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन कितना है हमारा, 71 कुछ दिया था ना, 71.65, 71.65 अपॉन में 35.5। तो 35 दूनी 70, तो लगभग लगभग 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 2.02 मोल। ठीक है, और कार्बन के कितने आए, 2.22, डिवाइड करो, 5 12 दूनी 24, अरे ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2.02 आएगा, क्योंकि 27 में डायरेक्ट भाग नहीं देंगे ना, पहले 2 में देंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, तो 2.02 मोल। अब क्या करना है, इनके मोलों की संख्या आ गई, अब चाहिए हमें सरल अनुपात। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल हमें बनानी है, उस टेबल में हम ये सारी वैल्यूज फिल करेंगे। ठीक है, देखो इस टाइप से टेबल बनानी है। अब जिस जिसका जो जो वैल्यू दी हुई है उसको हमें फिल कर लेना है। तो कार्बन की कितनी दी है, हाइड्रोजन की कितनी दी है, और क्लोरीन की।
तो इन सबको हमें फिल कर लेना है और इस टेबल को बनाना है पहले, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यूज भर लेनी है। तो देखो कार्बन हमें कितना दिया था, 24.27% दिया था। ऐसे ही हाइड्रोजन हमें 4.07% दिया हुआ था। और क्लोरीन कितना दिया है, 71.65% दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको हमने ग्राम में बदल के इनका अणुभार लिख लिया। अब यहाँ पर अणुभार हमने आपको बताया कि याद होना चाहिए, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 होगा। ठीक है, आगे अब इनके हमें क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। तो मोल हमने अभी निकाले, कैसे निकालने हैं, ऊपर भार रख देना है। देखो ये भार जो हमें दिया था वो भार हो गया, वो नीचे अणुभार हो गया, अणुभार m। यहाँ पर देखो ऊपर क्या है हमारा, W है ना, भार जो दिया है, और नीचे अणुभार जो हमें ज्ञात है। ऊपर जो दिया है, नीचे जो हमें अणुभार पता है। इन दोनों को, इनका जो अनुपात आएगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, मोल कहलाएंगे। तो हमें यहाँ पर मोल भरने हैं। कार्बन के कितने मोल आए, 2.02, मतलब क्या, 2.02। हाइड्रोजन कितने मोल आए, 4.07 मोल, 4.07 मोल। फिर आते हैं किस पे, क्लोरीन के। क्लोरीन के भी कितने मोल आए, 2.02 मोल। कितने आए, 2.02 मोल। अब क्या करना है हमें, इनका सरल अनुपात निकालना है। तो सरल अनुपात निकालना है मतलब क्या, सरल अनुपात निकालना है मतलब क्या, सरल अनुपात का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिख रहा है सबसे छोटा, इसमें देखो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, 2.02 दिख रहा है ना। बाकी तो सब मतलब बराबर या सबसे छोटा, बराबर नहीं देखना है, लेकिन आपको देखना क्या है कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा इसमें से आपको 2.02 है कि नहीं है, क्योंकि 4.07 तो बड़ा है, इसीलिए सबसे छोटा नंबर हमें 2.02 दिख रहा है। और जो नंबर आपको सबसे छोटा दिख रहा है उस नंबर से आपको इस पूरी लाइन में डिवाइड कर देना है। जो भी छोटा नंबर दिख रहा है उस नंबर से सारे नंबरों में डिवाइड कर दो। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, सबसे छोटा हमें दिख रहा है क्या, 2.02। तो इस नंबर से हम सारे नंबरों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, यहाँ पर 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, यहाँ पर 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। तो ये कर क्या रहे हैं, हम सरल अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो जो मोल हैं, मोल आपको दिख रहे होंगे, सरल अनुपात में है क्या, सरल अनुपात में है क्या, देखो 2.02 लिखा है, 4.07 लिखा है, 2.02 लिखा है। सरल अनुपात का मतलब क्या, 1 2 3 4 दिखना चाहिए हमें ओनली। ठीक है, तो अब देखो सरल अनुपात निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो सरल अनुपात आया ना, 1 आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पर देखो ये भी 1 आया। अब मेन यहाँ आपको डिवाइड करना है, तो लगभग लगभग 2 बार में जा रहा है ना, आपको पूर्ण नंबर ही लेना है, पूर्णांक लेना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, पीछे तो पॉइंट में है, ये इससे ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। यदि हाँ पीछे कभी भी 0.5 0.6 आ जाए ना, तो उसको नहीं छोड़ना है। ठीक, अभी यदि अपना आ रहा है क्या 0.025, ऐसा कुछ यदि आ रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, ये छोड़ दिया, तो सरल अनुपात आया कि नहीं आया। अब देखो करना क्या है, सरल अनुपात आ गया, तो अब हमें क्या बनाने हैं, मूलानुपाती सूत्र। तो लिखेंगे क्या, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र में हमने क्या बनाया था पहले, CH और Cl। अब देखो जिसका जितना नंबर आया है वो यहाँ पर फिल कर दो। कितना आया कार्बन का, एक ही आया ना, हाइड्रोजन का 2 आए, क्लोरीन का 1 आया शायद। देखो हाइड्रोजन कितना आया, 2, क्लोरीन 1, और मतलब कार्बन 1 क्लोरीन 1।
तो देखो कार्बन एक, क्लोरीन एक, तो ये क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र बन गया। इसको और क्या लिखते हैं हम, CH2Cl। आया कि नहीं, ये हमारा होगा मूलानुपाती सूत्र। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है आणविक आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो भी चीज गिवन है उसका यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इसका मोलर द्रव्यमान दिया था, समझ रहे हो, इसका मोलर द्रव्यमान, इसका इसका ये जो आपका मूलानुपाती सूत्र आया है, इसका क्या दिया है हमें, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है। मूलानुपाती सॉरी मूलानुपाती बोल रहे हैं, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान से हमें क्या निकालना है अब, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र या द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में एक संबंध होता है। ठीक है, मूलानुपाती द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होता है, एक संबंध इंटू टू वाला। ठीक, मतलब इंटू एन बोल दो। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान दिया है ना, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका दिया है, ये जो ऊपर आया है ना हमारा मूलानुपाती सूत्र आया है, इसका जो ओरिजिनल सूत्र होगा ना, उसका द्रव्यमान दिया है। तो हम क्या करेंगे, मूलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से बाहर भाग दे देंगे। मूलानुपाती भार या द्रव्यमान। ठीक है, तो मूलानुपाती भार या द्रव्यमान निकाल लो, कैसे निकालेंगे, देखो क्या लिखेंगे हम पहले, मूलानुपाती द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, मूलानुपाती द्रव्यमान। मूलानुपाती द्रव्यमान हमारा क्या होगा, देखो C कितना है, कार्बन, कार्बन का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 × 2, हाइड्रोजन का एक होता है ना, फिर क्लोरीन का हमने बताया 35.5 होता है। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ो कितना आया, 12 और 2 14, 5 का 5 पीछे रहा, 5 4 9, और आगे, तो ये आ गया हमारा 49.5। अब देखो हमें निकालना है क्या, एन, एन की वैल्यू मतलब क्या, एक आणविक जो हमारा मूलानुपाती द्रव्यमान होगा, उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आणविक सूत्र हम यदि लिखें, आगे लिखते हैं, एन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमें एन चाहिए है, एन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मूलर द्रव्यमान। मूलर द्रव्यमान हमें कितना 98.96 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 98.96 अपॉन में कितना आ जाएगा, 49.5। अब एक चीज दिख रही है, 49 दूनी 98, तो लगभग दो बार में जा रहा है ना, दो, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो अभी आणविक आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपाती मूलानुपाती सूत्र इनटू क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाता है। एन मतलब जो अभी हमने एक नंबर निकाला ना, इसका एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो हमारा मूलानुपाती सूत्र कितना आया था, CH2Cl आया था कि नहीं आया था, CH2Cl, और उसके बाद एन हमारा कितना आया, एन हमारा आया 2। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4Cl2। तो ये हमारा क्या आ गया, आणविक सूत्र। ठीक, यही आपसे बोला गया था, डन है। यहाँ पर हमारे हिसाब से चैप्टर क्लोज है।
चलो तो फिर यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त। और बाकी यदि कुछ बचा होगा तो उसको हम आगे देख लेंगे, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ होगा तो देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अलविदा।